जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखिए हम सब खान ग्लोबल स्टडीज़ यानी कि खान सर के द्वारा जो डेली जीके जीएस का टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों, उसका टेस्ट नंबर 10 देखेंगे हम सब। और इससे पहले के जो नोट टेस्ट हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है और प्ले लिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने अभी तक बाकी के नोट टेस्ट को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो जीके जीएस से रिलेटेड रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक सेट में 50 क्वेश्चन रहता है, तो इसमें भी 50 क्वेश्चन है, 10 नंबर सेट है ये। तो आइए बारी बारी से इसके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है चर्च जिसे नक्शों पर जिसे नक्शों पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं हैं। हैचर्स नक्शों पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं हैं जो अंतर के बारे में एक विचार देती है। किसके अंतर के बारे में विचार देती है साथियों? हैचर्स नक्शे पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं हैं जो अंतर के बारे में एक विचार देती है। तो ये ढलान में अंतर के बारे में विचार देती है। डी ऑप्शन पहला का सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे मेरे द्वारा। और इस चैनल पे डेली जीके जीएस का सेट करवाया जाता है दोस्तों। जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आगामी जैसा कि जानते हैं हम सब, छठ पूजा के बाद बहुत सारी वैकेंसियाँ आनी हैं, तो उसमें जीके जीएस का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों? मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो नलियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 2 नंबर, उसे कहते हैं चट्टान बांध कहते हैं। 2 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रवाह धीमा होना और अनेक धाराओं में विभाजित होता है, उसे कहते हैं वितरिका कहते हैं दोस्तों, वितरिका कहते हैं। तीसरा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? कोपेन के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा कोड है जो शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है दोस्तों? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ये कैपिटल डी डब्ल्यू जो है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1900 के दशक की शुरुआत में किस जर्मन जलवायु विज्ञानी ने 1900 के दशक की शुरुआत में जर्मनी के कौन जलवायु विज्ञानी थे? उन्होंने तापमान, वर्षा की मात्रा और साल के दौरान वर्षा होने के समय के आधार पर विश्व की जलवायु को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए 5 नंबर का आंसर क्या होगा? व्लादिमीर कोपेन हो जाएगा आंसर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्लादिमीर कोपेन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं साथियों? तो उसे कहते हैं ज्वार कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्वार कहते हैं। 7 नंबर क्या है? स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो ये अवस्थित है पोर्ट सईद जो है, ये बंदरगाह अवस्थित है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका, जिसे प्लेट भी कहते हैं भूप्लेट, की 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम गति का मंदतम दर है? 2.5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम गति की मंदतम दर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। 8 नंबर का ये ऑप्शन, तो ये देखिए 8 का कौन सा होगा सही आंसर? तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ का, ठीक ना, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं दोस्तों। दीन या इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला। दीन या इलाही धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे दिया गया है कि कौन से कथन सही है। सही कथन पूछ रहा है, ठीक ना। आइए और जूम कर लेते हैं, चारों ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए 9 का देखिए, दीन या इलाही के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा था, बताइएगा कौन सा सही है। तो देखते हैं। यह एक नवीन धर्म था जिसमें अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया था। ये कथन नवीन धर्म नहीं था दोस्तों, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है? यह सूफी सोमेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। ये सही हो जाएगा। और तीसरा, इसमें सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी। ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दूसरा और तीसरा 9 नंबर का सही हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बाकी ये इधर देखते हैं। हाँ, बी नंबर ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। चलिए सही पूछ रहा था। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर साथियों। 10 नंबर बताइएगा। ये देखिए
10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? किसने भारत में सर्वप्रथम निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कब निचली जातियों के लिए स्कूल खोला गया था? तो कब खोला गया था? तो 1848 में खोला गया था। कहाँ खोला गया था दोस्तों? तो पुणे में खोला गया था, ठीक ना। किनके द्वारा? तो ये ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। ज्योतिबा फुले इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल ज्योतिबा फुले ने खोला था 1848 में पुणे में। और ये भी आता कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना भी सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना भी ज्योतिबा फुले के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक ना। और कब किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना? तो 1873 में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्या है? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे? किस में? तो ये हो जाएगा 11 का, ये टोपरा और मेरठ में। टोपरा और मेरठ में 2 स्तंभ लेख मिले थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर बताइएगा। 12 नंबर क्या कह रहा है? ये देखिए 12 नंबर कह रहा है कि मौर्योत्तर काल में मध्य एशिया से संपर्क से कला और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्योत्तर काल में मध्य एशिया के हो जाएगा के संपर्क से कला और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा और पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, ठीक ना। 12 नंबर। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। इस काल में गंधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ था। ये सही हो जाएगा कि हाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं केवल मथुरा शैली में ही बनाई जाती थी। ये गलत हो जाएगा, केवल मथुरा शैली में नहीं बनाई जाती थी। अश्वघोष ने सौंदर्य नंद नामक काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी। ये सही हो जाएगा दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है यवनिका का आरंभ यूनानियों ने किया था। ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा, ये भी सही है। तो कौन कौन सही है? पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला तीसरा चौथा देखते हैं किस में है। पहला तीसरा चौथा, सी ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा दोस्तों। 12 का सी ऑप्शन देखिए सही निकल जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के बारे में कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, और पूछ रहा है कि कौन से सही है। सही पूछ रहा, पुनर्जन्म को मानता था। जैन धर्म है जो पुनर्जन्म को मानता था, तो सही बात है, मानता था। इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी, गलत हो जाएगा दोस्तों। और यह अपने अनुयायियों के लिए युद्ध और यहाँ तक कि कृषि के कार्यों को भी प्रतिबंधित करता था, तो ये भी सही है। यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो पहला तीसरा किस में है दोस्तों? ये बी ऑप्शन निकल जाएगा 13 का, जैन धर्म के संदर्भ में बी ऑप्शन सही निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा। बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य व अस्थायी है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है विश्व नित्य व अस्थायी है, ये गलत हो जाएगा। 14 का पहला पॉइंट जो है ये गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हमको पूछ रहा है विश्व आत्मा विहीन है, ये सही हो जाएगा। विश्व जो है आत्मा विहीन है। तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ये देखिए सी ऑप्शन में है दूसरा तीसरा। तो सही पूछ रहा था तो 2 3 सही है। चलिए सी ऑप्शन निकल जाएगा इसका सही। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्रदान है? 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कौन से अधिकार केवल भारतीयों को प्रदान किए गए हैं, तो बताइएगा। तो आर्टिकल कितना कितना आर्टिकल है दोस्तों सिर्फ भारतीयों के लिए है आर्टिकल? तो ये 15 है, 16 है, फिर 19 है, 29 है और 30 है। याद रखिएगा, ठीक ना। 15 16 19 29 30 ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, ठीक ना। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अधिकार केवल भारतीयों को प्रदान है, कौन कौन अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्रदान है? तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। विधि के समझ समानता, ये नहीं प्रदान है। भारतीय अधिकार केवल भारतीयों को प्रदान है, ये गलत हो जाएगा। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार आर्टिकल 16 में है दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा। क्या अभी बोले थे? 15 16 19 और 29 30 ये सब है जो केवल भारतीयों को प्रदान है, ठीक ना, विदेशी नागरिकों को नहीं। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार है, ये भी सही है। ये आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल है 29 में, ठीक ना, 29 आर्टिकल में है। और धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, ये गलत हो जाए। तो इसका कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनने कह रहा, तो दूसरा तीसरा सही है, ये सी ऑप्शन निकल जाएगा दोस्तों। क्योंकि 16 29 है,
दूसरा में ये 16 आर्टिकल में वर्णित है, ये 29 में है। और भारतीयों को, केवल भारतीयों को अधिकार प्रदान है 15, 16, 19, 29, 30 में। इसको याद रख लीजिएगा, सारा ये सोल्व हो जाएगा। चलिए 15 का सी ऑप्शन निकल गया। चलिए 16 नंबर क्या है दोस्तों? संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है? संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो ये हो जाएगा मंत्री बाध्य नहीं है। शून्य काल में अगर कोई प्रश्न पूछता है तो मंत्री को मन होगा तो आंसर देगा, नहीं मन होगा तो नहीं दे सकता है, यानी कि बाध्य नहीं है। बी ऑप्शन निकल जाएगा इसका सही। 17 नंबर क्या कह रहा है साथियों? 17 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है, यानी कि ये सही है दोस्तों, भिजवा सकता है। दूसरा है अधीनस्थ न्यायालय केवल दीवानगी मुकदमों पर विचार करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये अधीनस्थ न्यायालय है जो केवल दीवानी मुकदमों पर ही विचार करेगा, ये गलत है। सिर्फ पहला सही है। तो 17 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखते हैं। 17 का तीसरा पॉइंट भी है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? एक मिनट। तीसरा है मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। नहीं दोस्तों, रिट कोई भी जारी कर सकता है, हाईकोर्ट भी जारी करता है, यानी कि उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट भी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, दोनों रिट जारी कर सकता है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका कौन सा आंसर निकलेगा? सिर्फ पहला आंसर सही था, तो इसलिए ये पहला आंसर, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल पहला सही है, सही पूछ रहा है, ठीक ना, सही पूछ रहा है इसलिए। तो हाईकोर्ट किसके अंतर्गत रिट जारी करता है? हाईकोर्ट का हो जाएगा दोस्तों 226 आर्टिकल के अंतर्गत। और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, ये आर्टिकल 32 के अंतर रिट जारी करता है, ठीक ना। ये हो गया हाई सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, ये हाई कोर्ट है जो 226 के अंतर्गत दायर करता है इस सभी राज्य में। निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? कौन से अवयव हैं जो संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं दोस्तों? 18 के। तो न्यायिक समीक्षा ये है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये भी है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ ये भी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा ये भी है, यानी कि चारों ऑप्शन सही है। देखते हैं, सही पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, तो चारों, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी ऑप्शन निकल जाएगा इसका सही। 19 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कितने आर्टिकल में है? तो ये 368 में है, 368 आर्टिकल में है, आर्टिकल में। और ये लिया गया है कहाँ से? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में जो संशोधन होता है वो, सी ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण हो सकता है? किस माध्यम से होकर अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण हो सकता है? 20 नंबर बताइएगा। तो ये ठोस से भी हो सकता है, द्रव से भी हो सकता है, और गैस से भी हो सकता है, यानी कि तीनों से हो सकता है, इसलिए इनमें से सभी यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों 20 नंबर का। चलिए 21 नंबर बताना है। वे तीन आर कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे? प्राकृतिक संरक्षण को लंबी अवधि तक संरक्षित, प्राकृतिक संसाधन को लंबी अवधि तक संरक्षित रखने में सहायक कौन कौन से तीन आर है? तो ये देखिए, आर आर आर, ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट। आर आर आर, तीन आर है ना। ये देखिए, आर मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट में रिड्यूस हो गया, REDUC, रिड्यूस। फिर हो जाएगा रिसाइकल, RECYCL, रिसाइकल। फिर रीयूज हो जाएगा, ठीक ना। ये तीन आर है, तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? कम उपयोग, पुनः चक्रण, और पुनः उपयोग। ये डी ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा 21 का, ठीक ना। चलिए 21 का डी हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है तो विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, किस प्रकार से? तो ये वोल्ट मीटर के रूप में, वोल्ट मीटर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। 23 नंबर बताइएगा। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। ऊंचे घर में देखते होंगे, ऊंचे भवन के शीर्ष यानी कि जो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर होता है छत, उसके शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत जो होते हैं लाल वर्ण के होते हैं, टावर वगैरह में भी देखते होंगे। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का क्रम कैसा है? तो धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, ये गलत हो जाएगा। आगे है क्या? आगे ये देखिए, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, तो ये 23 का, 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 23 का,
धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, ये तो नहीं होगा। वायु में तीव्रतम गति से चलता है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा दोस्तों 30 नंबर का। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, ठीक ना, इसलिए लाल मतलब रेड लाइट का छत के ऊपर या किसी में भी उपयोग किया जाता है। टॉर्चों या सर्च लाइट द्वारा वाहनों की हैंड लाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? टॉर्चों या सर्च लाइट जो होता है तथा वाहन की हेड लाइट जो होता है उसमें बल्ब कहाँ पे लगा होता है दोस्तों? 24 नंबर बताना है। तो बल्ब लगा रहता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट में लगा रहता है, ठीक ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाया जाता है आप सबके लिए। इंसुलिन के बारे में गलत कथन है, चुनिए। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनने का 25 नंबर ऑप्शन है। तो यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है, ये तो सही है, ये अग्नाशय से इंसुलिन उत्पन्न होता है। यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, ये गलत हो जाएगा। यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, ये सही है। और इंसुलिन के अपर्याप्त स्रावन से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ये भी सही है। तो क्या कह रहा है, गलत कथन चुनने, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर निकल जाएगा 25 का बी, गलत पूछ रहा था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? बताइएगा 26 का, किसके कारण लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव के कारण लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, 26 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर बताइएगा दोस्तों, 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी पूछ रहा, ठीक ना, 27 नंबर ऊष्माक्षेपी बताना है आपको। तो बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक अम्ल का तनुकरण, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जल का बाष्पीकरण, ये ऊष्माक्षेपी नहीं है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, ये भी ऊष्मा नहीं है। ऊष्माक्षेपी कौन कौन है? पहला और दूसरा, पहला दूसरा इसमें है, ये ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए तो ये दोनों ऊष्माक्षेपी है, और ये जल का बाष्पीकरण और कपूर का ऊर्ध्वपातन ये क्या है दोस्तों? तो ये ऊष्माशोषी हो जाएगा, ऊष्मा सोची। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? कौन सा जीव समूह है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु और कवक है, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, डी ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा। चलिए 29 नंबर बताना है। 29 नंबर देखिएगा, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उच्च पोषी स्तर में जो रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? 29 नंबर, तो उसे जैविक आवर्धन कहते हैं, जैविक आवर्धन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर बताइएगा कि इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, देखते हैं और ऑप्शन क्या क्या है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है 30 का, तो ये ब्यूटेन नहीं है, प्रोपेन नहीं है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये पेंटेन भी नहीं है, इसका आंसर सही हो जाएगा इथाइन, इथाइन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्लोबल लवण है, कौन सा है ग्लोबल लवण? तो Na2SO4 10H2O जो है ये ग्लोबल लवण है, डी ऑप्शन सही निकल जाएगा। 32 नंबर बताइएगा, स्वर्ण, टीन और सीसा तत्वों के लिए क्रमशः निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही है? ये तीनों का सिंबल क्या है दोस्तों? तो सोना का हो जाएगा AU, एशियन हो जाएगा टीन का, और PB हो जाएगा सीसा का, सी ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा। चलिए 33 नंबर बताइएगा, ध्वनि बूम तथा ध्वनि बूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है, तब ध्वनि बूम उत्पन्न होता है। देखिए, ध्वनि बूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है, यानी कि 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर आइए दोस्तों, चिली साल्टपीटर है, क्या है चिली साल्टपीटर? तो चिली साल्टपीटर जो है दोस्तों ये NaNO3 है, चिली साल्टपीटर, 34 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्या कह रहा, निम्नलिखित में से क्या सही सही प्राथमिक घाटे को बताता है? सही सही प्राथमिक घाटे को कौन सा बताता है कथन? तो ये बजटीय घाटा प्लस सरकार बाजार उधार और ऋण जो है ये सही सही प्राथमिक घाटे को बताता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। 36 नंबर बताइएगा, 36 क्या, निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? M2 के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? 36 का बताना है दोस्तों।
तो यह है M1 प्लस डाकघर बचत जमा, ये हो जाएगा। M2 के बारे में सत्य कथन है, 36 का ये ऑप्शन सही निकल जाएगा। चलिए 37 नंबर आते हैं। 37 नंबर आते हैं दोस्तों। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बताइए। RBI का राष्ट्रीयकरण दो दो बार आ गया, राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण, बताइएगा RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 37 नंबर बताना है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था RBI का। तो RBI का स्थापना पूछेगा तो कब बताइएगा। 1900 इसका RBI का स्थापना जो है, स्थापना 1934 के एक्ट के तहत, 1934 के एक्ट के तहत 1935 में किया गया था स्थापना, ठीक ना। 1935 में हुआ था, एक्ट आया था 1934 में। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों कब, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा बैंक RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है। कौन सा बैंक है जो RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है, तो ये करता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड जो है ये नियंत्रित करता है। 38 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर, इनमें NNP के बारे में कौन सा कथन सत्य है। NNP के बारे में पूछ रहा है, NNP के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। 39, तो ये GNP माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू NNP, ये सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक ना। 39 का भी। भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। SBI का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है दोस्तों, SBI का बताना है आपको राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1955 में हुआ था SBI का, ठीक ना। 41 नंबर, डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ ने किस भारतीय पैरा शटलर को 18 महीनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है बताइएगा। डोपिंग के नियम के उल्लंघन के कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ ने किस भारतीय पैरा शटलर को 18 महीने की अवधि के लिए निलंबित किया है, ये प्रमोद भगत को किया है। 41 का ए नंबर सही हो जाएगा। 42 नंबर है, लघु और मध्यम उद्यमों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत ने किसके साथ समझौता किया है लघु और मध्यम उद्योग में सहयोग में बढ़ावा देने के लिए, तो ये हो जाएगा अमेरिका के साथ किया है। 42 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 43 नंबर बताइएगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 43 का यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बिहार और केरल के बाद कामकाजी महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया। मासिक धर्म अवकाश महिलाओं के लिए, तो यह मध्य प्रदेश तीसरा राज्य बना है। इससे पहले बिहार और केरल में महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश की छुट्टी मिलती है, घोषणा किया गया। 45 नंबर बताइएगा, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में कथनों पर विचार करें। फिल्म पुरस्कार के बारे में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में कथनों पर विचार करें। 45 का ये क्या है, आटम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, ये सही है। दूसरा क्या है, ऋषभ शेट्टी को कंटारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, ये भी सही, यानी कि 45 का। इधर देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। 46 नंबर, 17 अगस्त को भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, इस संदर्भ में रखने पर इस संदर्भ में विचार करें, ठीक ना। 17 अगस्त को भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, इस संदर्भ में सही कथन पर विचार करें। 46 नंबर बताइएगा कौन सा कथन सत्य पूछ रहा, तो इस शिखर सम्मेलन का विषय एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण था, ये सही हो जाएगा। उद्घाटन सत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष पद था, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, दोनों सही है। और पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना, कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर बताइएगा, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का माल आयात 7.4 से बढ़कर कितना हो गया है, कितना हो गया है दोस्तों, तो ये हो गया है $57.48 बिलियन, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर बताइएगा, भारत सरकार ने आयुष पैकेज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 2014 में, 2014 में। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कथित मुद्दा साइट आवंटन घोटाले में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दिया है,
खिलाफ हो जाएगा यहाँ पे। बताइए किसके खिलाफ में? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं, ये मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का मंजूरी दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, बताइएगा। हाल ही में भारत सरकार ने इस देश से आयोजित स्टील के मामले में एंटी डंपिंग जांच शुरू किया है। हाल ही में भारत सरकार ने इस देश यानी कि किस देश से आयातित स्टील के मामले में एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर 50 का? 50 का ये वियतनाम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वियतनाम। और दोस्तों अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।